अगर मैं और फायरफ्लाई अपने ऊपर लगा सकें तो कितना कमाल होगा। फायरफ्लाई ने डिवाइन सोर्स निकाल लिया तो तियनमिंग ने कहा, इसे अभी संभाल कर रखो, मुझे 3 सांसों का समय दो, मैं इसका बीस्ट सोल रिफाइन करने की कोशिश करता हूं। यह सुनकर फायरफ्लाई ने तुरंत अनुमति दे दी। कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तानमिंग ने बीस्ट सोल रिफाइनमेंट शुरू किया और आसमान में गड़गड़ाहट के साथ चिल्लाया। सफल हो गया। हाथ में बीस्ट सोल फ्लेम पकड़े तियनमिंग ने फायरफ्लाई को दिखाया। फायरफ्लाई, बीस्ट सोल और डिवाइन सोर्स दोनों को रिफाइन करो। ऐसा कहकर यी हुओ एक पेड़ की जड़ों में जा घुसा। इसे रिफाइन करने के लिए मुझे समय और शांति चाहिए। मैं इसी गड्ढे में छिपकर रहूंगा, तुम बाहर से ठीक से पहरा देना, बाहर ही रहना। यह कहते हुए उसने जगह ली और तियनमिंग ने सिर हिलाकर वादा किया। चिंता मत करो भाई। पूरी सुरक्षा के लिए उसने अपनी पीठ पर मौजूद पंख हल्के से फैलाए और फेलिंग से कहा, लिंगशी, चलो फायरफ्लाई के लिए आसपास का इलाका पेट्रोल करते हैं। हवा में उड़ते हुए तियनमिंग ने उससे धीरे से कहा। पिछली बार फायरफ्लाई ने एक नॉर्मल डिवाइन सोर्स रिफाइन किया था तो काफी समय लगा था। पता नहीं इस एम्परर ग्रेट डिवाइन सोर्स में कितना वक्त लगेगा। जैसे ही वह सोच ही रहा था कि अचानक फेलिंग ने घबराकर चेतावनी दी, बिग ब्रदर, मुझे महसूस हो रहा है कि कोई इधर आ रहा है। यह सुनते ही तियनमिंग झुंझला गया। किस्मत ही खराब है, इतनी जल्दी किसी ने डिवाइन सोर्स डिटेक्ट कर लिया। तभी भारी भरकम कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई कुछ ढूंढ रहा हो। मुझे क्यों लग रहा है कि यहां कहीं लाइफ बाउंड बीस्ट डिवाइन सोर्स रिफाइन कर रहा है। लाल बालों वाला आदमी चालाक मुस्कान के साथ बोला, एबिसल बैटलफील्ड में डिवाइन सोर्स रिफाइन करना, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, क्या मरने का शौक है। फिर वह आगे बढ़ा। अब समझ आया, यही है। इसलिए तुम्हारा लाइफ बाउंड बीस्ट कोई कमजोर सा घटिया जीव होगा। दूर खड़े तन्मिंग को देखकर वह पास आया और बोला, तुम जीक नेशन से हो या कंघाई नेशन से? मजाक नहीं हो, तियनमिंग ने तुरंत पलटकर कहा। दूसरे का नाम पूछने से पहले अपना नाम बताना नहीं चाहिए? हल्की मुस्कान के साथ उसने परिचय दिया, मैं गी चोंगयान हूं, जोंग नेशन का 7वां राजकुमार। और तुम? जैसे ही उसने देश का नाम सुना, तियनमिंग पहचान गया। जू लॉन्ग नेशन, वही देश जिसने मेरी वर्मिलियन बर्ड नेशन में अनगिनत अत्याचार किए हैं। और बिना सोचे बोल दिया, मैं तुम्हारा बाप हूं। फिर ताना मारते हुए बोला, जोंग प्रिंस, मेरे प्यारे बेटे, इतनी जल्दी अपने बाप को भूल गया। यह सुनते ही चोंगयन का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। जबरन मुस्कुराते हुए उसने मुट्ठी कस ली। ठीक है, मैं सोच रहा था तुम्हें बस हराऊं या मार ही दूं। अब फैसला हो गया। तियनमिंग बिल्कुल नहीं डरा, हाथ हिलाकर बोला, आओ बेटे। गुस्से में उसकी भौहें सिकुड़ गईं और वह गुर्राया, तांजू, बाहर आओ। अगले ही पल उसके पीछे एक विशालकाय सांप प्रकट हो गया। तुम्हारा लाइफ बाउंड बीस्ट लड़ नहीं सकता, मरने का इंतजार करो। तियनमिंग ने डरने की बजाय हल्की हंसी छोड़ी। तभी फेलिंग ने फिक्र से पूछा, बिग ब्रदर, क्या तुम सच में दोनों से अकेले लड़ोगे? ये बहुत ताकतवर लग रहे हैं। तियनमिंग ने उसे ढाढ़स बंधाया। लिंगर, मत डरो, तुम्हारे साथ होने पर मैं अकेला नहीं हूं। उसने अपनी बांह मोड़ी, ताकत इकट्ठा की और फेलिंग से सपोर्ट मांगा। हां भाई। उसके संकेत पर उसने टाइम डोमेन एक्टिवेट किया और एक पारदर्शी घनाकार स्पेस चारों ओर फैल गया। यह देखकर चोंगयान हंस पड़ा। इतना बड़ा डोमेन कंट्रोल कर सकते हो? काबिल हो। लेकिन अगले ही पल उसने पैर उछालकर हवा में छलांग लगाई और अपने स्पिरिट बीस्ट के साथ झपट पड़ा। सब दिखावा है। दूसरी ओर तियनमिंग ने पंख फैलाए, मुस्कुराकर बोला, दिखावा है या नहीं, अभी पता चल जाएगा। और दोनों आमने सामने पूरी ताकत से भिड़ गए। चोंगयन ने एजर स्पीयर के साथ ड्रैगन फिस्ट सोल पियर्सिंग स्पीयर से पहला वार किया, लेकिन अनुभव की कमी साफ दिखी। तियनमिंग पल भर में उछलकर बच गया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि चोंगयन हक्का बक्का रह गया। इतना तेज, और तभी उसने महसूस किया कि तियनमिंग उसके पीछे खड़ा है। गायब हो गया। अगले ही पल चेन घूमी और चोंगयन का सीना भेद दिया। मुंह से ताजा खून बहा, फिर भी वह बड़बड़ाया, ऐसा कैसे? आग जैसी आंखों और तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ तियनमिंग बोला, चोंगयन, मुझे इस खेल के नियम नहीं पता, लेकिन जो मुझे मारना चाहेगा मैं उसे दोगुना लौटाऊंगा। अरीना में धूप ढलते ढलते शाम हो गई और आसमान गहराने लगा। फेलिंग अपनी स्पिरिट फॉर्म में उदास चेहरे के साथ बोली, बिग ब्रदर, क्या एबिसल बीस्ट अरीना सच में इतना बेरहम है? क्या हेवनली पैलेस सच में ऐसा बनाएगा कि आखिर में सिर्फ एक ही बचे? तियनमिंग लाश के पास खड़ा बोला, जरूरी नहीं, ज्यादा मत सोचो, जो होगा देखा जाएगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पीछे सिमटकर उसने फुसफुसाया, लेकिन थान भी यहां है, मैं नहीं चाहती कि उसे कुछ हो।
थान लोन का नाम सुनते ही तियन मिंग की आंखों में गुस्सा चमका। मुझे भी नहीं चाहिए कि उसे कुछ हो। डर बस इस बात का है कि बाकी लोग चोंगयान जैसे हों, जो दिखते ही मार दें। ये एक मंच है और हम सब मोहरे हैं। उसने खुद को संभालकर फेलिंग को तसल्ली दी। चिंता मत करो, वह भी मास्टर है। फायरफ्लाई के रिफाइन खत्म होते ही हम उसे ढूंढेंगे। वह हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाकर बोली, बस वह सुरक्षित रहे। तभी पहाड़ की चोटी के ऊपर बादलों को चीरते हुए इंतजार जारी रहा। अचानक एक भयानक बिजली गिरी, लाल चमकती हुई धरती पर टूटी और जोरदार धमाका हुआ। एक दिन बाद उस बिजली की गर्म लपटें तियन मिंग की ओर आईं और उसने सहज ही चेहरा ढक लिया। एम्परर ग्रेट डिवाइन ओरिजिन और बीस्ट सोल, ये तो जबरदस्त पावर अप है। एंट्री भी कितनी स्टाइलिश। दूर से यीहो का जाना पहचाना रूप दिखा तो फेलिंग बोली, बिग ब्रदर देखो, फायरफ्लाई बदल गया है। तियन मिंग ने ऊपर देखा। कैसा है? परफेक्ट है ना? स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा यीहो चिढ़कर बोला, परफेक्ट बकवास, मेरे सिर पर बस ये छोटा सा सींग उगा है और कुछ नहीं बदला। पूरा शरीर आग में लपेटे यीहो ने घूर कर कहा, एक दिन यही चीज तुम्हारे सिर से भी बड़ी होगी। तियन मिंग भी कम नहीं था। पहले मुंह और पूंछ हिलाना बंद कर आधा अधूरा बड़ा होने का नाटक छोड़। थोड़ी देर बाद दोनों शांत हुए। तियन मिंग बोला, ठीक है, बातें काफी हुई। अब सिम्बियोटिक कल्टीवेशन सिस्टम से तुम्हारे इवोल्यूशन का असर मुझ पर ट्रांसफर करते हैं। यह सुनकर यीहो अकड़ गया। अब समझ आया मैं कितना काम का हूं। अभी कौन मजाक उड़ा रहा था? चलो मुझसे भीख मांगो। उसका रवैया देखकर तियन मिंग चिढ़ गया। उसने मुट्ठी भींच ली और ऊंची आवाज में पूछा, करना है या नहीं? उसका चेहरा देखते ही यीहो घबरा गया और बोला, आ रहा हूं बिग ब्रो, प्लीज वो हाथ नीचे रखो। ऊपर हवा में आधा शरीर दिखाते हुए फेलिंग खुशी खुशी यह सब देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि इतना मजेदार भाई हो तो ट्रामू बीस्ट अरीना चाहे जितनी ब्रूटल हो, फिर भी इंसान ऑप्टिमिज्म के साथ आगे बढ़ सकता है। लेकिन मैं खुद इतनी ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो पा रही। उधर सूरज धीरे धीरे विशाल पहाड़ों के पीछे ढलने लगा। इतना सब अब्सॉर्ब करने के बाद भी तियनमिंग स्पिरिट ओरिजिन रेल्म के 5वें स्तर तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। तियनमिंग और यीहो साथ बैठकर मेडिटेशन की हालत में चले गए। यीहो बोला, युवा इंसान, भले ही तुम्हारा रेल्म नहीं बढ़ा, लेकिन तुम पहले से ज्यादा टफ हो गए हो। तियनमिंग ने जवाब दिया, मुख्य वजह यह है कि हमें नया प्रोटेक्टिव आर्मर स्किल मिला है। लक्ष्य तय करके उसने आंखें खोली और आगे देखते हुए कहा, अब हमें जल्दी से क्वांगथान लोन को ढूंढना होगा। जब तक वो हमारे साथ है कोई चिंता नहीं। और इसी तरह तियनमिंग और फेलिंग आसमान में उड़ गए। फेलिंग बोली, ठीक है बिग ब्रदर, बस डर है कि कहीं थानी भी कोतुंग वीएम जैसे किसी से न टकरा जाए। तभी वे एक ऐसे इलाके में दाखिल हुए जहां चारों तरफ बिजली छटकाती पारदर्शी बैरियर थी। ट्रामू येन बीस्ट अरीना, दिन छठा। फेलिंग ने चौंक कर पूछा, बिग ब्रदर वो क्या है? क्या हम डार्क ग्रीन जोन की सीमा पर पहुंच गए? लेकिन तियनमिंग ने देखा और कहा, यह बॉर्डर नहीं है, यह एस्ट्रोनॉमिकल बैरियर है। तभी कुछ अनहोनी महसूस हुई, क्योंकि बैरियर की परत हर दिन सिकुड़ रही थी। सेलेस्टियल बैरियर कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। तो बात यह है, तियनमिंग ने समझा, अगर यह बैरियर यूं ही सिकुड़ती रही तो हम सबको एक दूसरे के पास आना पड़ेगा। यानी अभी चाहे जितने फैले हों, आखिर में बैरियर की कॉन्ट्रैक्शन स्पीड की वजह से सब इकट्ठा हो जाएंगे। भले ही उसे पूरे रूल्स समझ न आए हों, लेकिन उसने कुछ अंदाजा लगा लिया। जब यह हेमिस्फीयर पूरी तरह सिकुड़ जाएगा, तब शायद संकन एबिस बीस्ट अरीना का आखिरी दिन होगा। ठंडी आंखों और जलते इरादों के साथ उसने धीमी आवाज में कहा, बाहर की सेलेस्टियल बैरियर शायद बेहद खतरनाक जगह है। फिर उसने जल्दी से पंख फैलाए और एक नीली धारा के पास उतर गया। अब मुझे स्टैमिना और ताकत बचाते हुए प्रिंसेस चिंग को ढूंढना होगा। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बोला, हिलना डुलना बेवजह ध्यान खींचेगा, स्थिर रहना ज्यादा सेफ है। मैं कॉशियस हूं, कोई मुझसे पंगा न ले। तभी फेलिंग की तेज सेंसेस ने तियनमिंग को अलर्ट किया और वह चौंक कर देखने लगा। क्या वो ली तियनमिंग नहीं है? आते ही पहचान लिया गया। पास से देखने पर उसके चेहरे पर हल्की सी चालाक मुस्कान आ गई। तो तुम दोनों हो? कितना कोइंसिडेंस है। पता चला ये वही दो लोग थे जिनसे एरना में आने से पहले मुलाकात हुई थी, शेनहा और शिंग क्वे। पीछे से शेनहा बोला, जिससे सबसे ज्यादा निपटना चाहता था वही मिल गया, इससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन और क्या होगी। फिर शिंग क्वे बोला, ली तियनमिंग, तुम्हारी किस्मत खत्म हो गई है, तुम खुद अंडरवर्ल्ड के रास्ते पर चलाए हो। शिंग के ने हल्का सिर झुकाकर कहा, भाई चलो मिलकर इसे निपटाते हैं। लेकिन शेनहा ने साफ मना कर दिया, जरूरत नहीं,
मैं अकेला ही काफी हूं। इसके अभी पंख भी उगाए तो भी भाग नहीं पाएगा। उनकी ताकत का अंदाजा न लगा पाने पर तियनमिंग थकान भरे भाव से बोला, तीनों के सम्मान में मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, लेकिन सबक जरूर सिखाऊंगा। फिर उसने बेबस सी सांस छोड़ी। कितनी झंझट है। समय बर्बाद न करने के लिए शेन्हा ने अपना स्पिरिट बीस्ट बुलाया। आओ 7 स्टार अपोथिकेरी लायन। पल भर में वह भव्य शेर प्रकट हुआ और गरजा, इसे चीर डालो। उधर यीहो ने भी तियनमिंग को उकसाया, जल्दी खत्म करो, हमें जल्दी है, मैं कब से इसको पीटना चाहता हूं। आदेश मिलते ही 7 स्टार अपोथिकेरी लायन पंख फैलाकर झपटा। दूसरी ओर यीहो भी तेजी से भिड़ गया। दोनों बीस्ट्स टकराए। तभी शेन्हा ने तलवार घुमाते हुए वार किया। मर जा। हर वार तेज और बेरहम था, लेकिन तियनमिंग ने ध्यान ही नहीं दिया। बस पंख फैलाए और फिर से आसमान में उड़ गया। शेन्हा हंस पड़ा। कायर, फिर चिढ़कर बोला, क्या सिर्फ तुम ही उड़ सकते हो? उसने अपने स्पिरिट बीस्ट को पुकारा, लिटिल 7, मुझे ऊपर ले चल। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पलटकर देखा तो उसका बीस्ट पिट रहा था। लिटिल 7। तभी उसका ध्यान भटका और एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर पड़ा। यह तियनमिंग था जिसने उसे उड़ा दिया। शिंक्वे ने भाई को बुरी तरह घायल देखा तो गुस्से में हथियार उठाकर तियनमिंग पर टूट पड़ा। ली तियनमिंग, कमीने। लेकिन तियनमिंग शांत खड़ा रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्रिम्सन सन वॉर गॉड्स थॉर्न। जबरदस्त धमाका हुआ और पूरा जंगल गूंज उठा। तियनमिंग और यीहो हवा में रुक गए और नीचे देखा। शिंकी अब आर्मर में था और उसके साथ सफेद बाघ जैसा स्पिरिट बीस्ट खड़ा था। वह नफरत से भरकर चिल्लाया, ली तियनमिंग, आज तक किसी ने शेन्हा को इतना जख्मी नहीं किया। आज मैं तुम्हें भयानक हार दूंगा। उसने भाला उठाया और बिजली जैसी ऊर्जा छोड़ी। ताकत इतनी ज्यादा थी कि दोनों अलग अलग दिशाओं में जा गिरे। मौका देखकर शिंके ने पीछे से हिडन वेपन छोड़ा। मर जा। लेकिन तियनमिंग ने तेज सेंसेस से पलटकर खुली हथेली से काउंटर किया। बिविल्डरिंग स्पिरिट प्यूपिल। पलड़ा पलट गया और शिंके खुद हमले में फंस गया। उसका शरीर जैसे जड़ हो गया। उसी पल तियनमिंग के काबू में थॉर्न्स और गोल्डन चेन्स टूट पड़े और उस पर झपटे। कुछ ही सेकंड में तियनमिंग ने हमला पूरा किया और शिंक्वे को आसानी से हरा दिया। उसके मुंह से ताजा खून उगल पड़ा और चेहरा असहनीय दर्द से बिगड़ गया और आखिर में ऊपर से एक घूंसा मारकर तियनमिंग ने उसे जमीन में दे मारा। टक्कर के असर से चारों तरफ धूल और धुआं उड़ गया। एक तरफ गिरे हुए शेन्हाओ ने शिंकी को देखा और चिल्लाया, शिंके! बुरी तरह पिटने के बावजूद शिंके अभी भी होश में था। उसने आंखें खोलीं और आसपास देखा तो सामने का नजारा देखकर सन्न रह गया। उसका अपना स्पिरिट बीस्ट पूरी तरह खत्म हो चुका था और ऐसा करने वाला उसके सामने मौजूद वही छोटा सा पक्षी था। उसी पल यिंगहुओ की गोल्डन चेन अचानक हरकत में आई और बिजली की तरह आगे बढ़ी। पल भर में बिना वजह हमला करने वाले दोनों को कसकर बांध लिया। शिंके और शेन्हाओ बेबस होकर वहीं बैठे रह गए। जब दूर से तियनमिंग उनकी तरफ चलता हुआ आया, उपहास भरी नजर से देखते हुए तियनमिंग ने मुस्कुराकर जोर से पूछा, तो शेन्हाओ, कैसा लग रहा है? गुस्से और नफरत से जलते हुए शेन्हाओ चीख पड़ा, ले तियनमिंग, हद में रहो, हमें बेइज्जत करोगे तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन तियनमिंग ने बातों में समय बर्बाद नहीं किया और सीधे हाथ उठाया। एक के बाद एक थप्पड़ पड़ते गए। उसने ठंडे स्वर में कहा, हां, मैं तुम्हें बेइज्जत कर रहा हूं। जब तुमने अपनी मां को वो बातें कही थीं तब क्या कभी सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा? घर जाकर अपनी मां को बताना कि आज तुम्हारे साथ क्या हुआ। कुछ ही देर में शेन्हाओ का चेहरा थप्पड़ों से सूज गया और आखिरकार उसने मुंह बंद कर लिया। अपने भाई की ये हालत देखकर शिंके ने गुस्से से ललकारा, ले तियनमिंग, अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़। यह सुनकर तियनमिंग मुस्कुराया और बोला, इतनी जल्दी क्या है, तुम्हारी बारी भी आने वाली है। उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने शिंके की तरफ देखा और कहा, जब तुम दूसरों को सताते थे तब कभी सोचा था कि ऐसा दिन आएगा? उसकी बाहों की मांसपेशियां तन गईं और अगले ही पल शिंकी के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ों की बरसात होने लगी। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें जिंदगी में आने का पछतावा जरूर कराऊंगा। इतना ही नहीं, जब उसका चेहरा पूरी तरह सूज गया तो तियनमिंग ने उसके चेहरे पर पैर रखकर उसे जमीन पर दबा दिया और अपनी उंगली अपनी तरफ दिखाते हुए एक एक शब्द जोर देकर बोला, शेन्हाओ, शिंक्वे, आज की ये बेइज्जती याद रखना। आगे अगर किसी ने हमें अपमानित किया तो मैं तुम्हें इस हाल में पीटूंगा कि तुम्हारे अपने मां बाप भी पहचान नहीं पाएंगे। खामोश माहौल में तियनमिंग के लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। सब कुछ निपटने के बाद वह यिंगहुओ के साथ वहां से चला गया। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि ये दोनों जिएंगे या मरेंगे। चलो।
और दोनों आसमान में उड़ गए, पीछे शिनके और शेनहाओ को घायल और टूटा हुआ जमीन पर छोड़ते हुए। संकन एबिस बीस्ट अरीना, दिन 14। जंगल का एक हिस्सा लड़ाई से पूरी तरह उजड़ चुका था। जमीन फटी हुई थी और पत्थर बिखरे थे। टियनमिंग आगे चल रहा था और लिंगर उसके पीछे थी। दोनों लगातार आसपास का जायजा ले रहे थे। क्या लड़ाई की तबाही वाकई इतनी ज्यादा थी? इसका मतलब लाइफ बाउंड बीस्ट बहुत बड़ा था और उसने झील का भी इस्तेमाल किया, तो शायद वो आइस वाटर टाइप लाइफ बाउंड बीस्ट था। यहां जले हुए पेड़ भी काफी हैं, यानी फायर टाइप लाइफ बाउंड बीस्ट भी था। जैसे दोनों एक ही सोच पर थे। यिंग हुओ ने कहा, मुमकिन है एक आइस और एक फायर हो, और यहां की आइस और फायर सेकंड हेवन लेवल की है। बात बिल्कुल सही लगी तो टियनमिंग हंसा और अंगूठा दिखाते हुए बोला, एग्जैक्टली। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखा। टियनमिंग झुककर देखने लगा। तभी लिंगर ने उत्सुकता से पूछा, ये क्या है? उसने याद करते ही चौंक कर कहा, ये चिंगर की वर्मिलियन फायर बर्ड का पंख है। ये सुनते ही टियनमिंग ठिठक गया। क्या? पंख को देखते हुए उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये चिंगर का है। वो किससे लड़ रही है? उसने खुद को शांत रखते हुए रोती हुई लिंगर से कहा, लिंगर, थोड़ा ऊपर उड़कर देखते हैं, शायद आसपास और निशान मिलें। लिंगर पंखों में बदल गई और टियनमिंग यिंग हुओ के साथ ऊपर उड़कर तलाश करने लगे। बिग ब्रदर, चिंगर के साथ क्या हुआ? घबराओ मत, यहां कोई लाश या और निशान नहीं है। जरूरी नहीं कि कुछ बुरा ही हुआ हो। उसकी मदद से वे काफी दूर तक उड़ गए। टियनमिंग की नजर हर जगह घूम रही थी। तभी अचानक उसकी आंखें फैल गईं। नीचे ज्यादा दूर नहीं एक अजीब आकार की झील थी। उस झील का आकार रेजिंग सी ड्रैगन वेल जैसा था। यादों में खोजते ही टियनमिंग सन्न रह गया और उसे मू चिंगचिंग याद आ गई। वह चुप हो गया और यिंग हुओ को खुद फैसला लेने दिया। बदले का समय आ चुका था। लिंगर ने उसकी तरफ देखते हुए पुकारा, बिग ब्रदर। होश में आकर टियनमिंग ने दांत भींचे, सिर उठाया और कहा, चलो उन्हें ढूंढते हैं। संकन अबिस बैटलफील्ड, 10,000 आइलैंड्स लेक, जहां झील का पानी लगातार लहरों की तरह हिल रहा था। मुइंग पानी की सतह पर खड़ी थी। वाटर। वह कुछ महसूस करते हुए देखने लगी। उसने अपनी इनर एनर्जी को बहाते हुए आंखें बंद की और स्पिरिचुअल एनर्जी के प्रवाह को महसूस किया। कुछ सेकंड बाद उसके माथे पर एक सिंबल उभरा। उसकी आंखें चमक उठीं और समुद्र की सतह हिलने लगी। मुइंग द्वारा बुलाए गए तीनों मॉन्स्टर्स वहां मौजूद थे। एक मॉन्स्टर के सिर पर खड़ी होकर मुइंग ने जायंट सेंटीपीड से कहा, मास्टर, पर्पल ब्लड सोल सील बहुत ज्यादा एनर्जी खा रहा है। आपने पहले ही 2 बड़े फेरोशियस बीस्ट को काबू में कर लिया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपका शरीर। माथे पर सिंबल चमकते हुए उसने बिना झिझक कहा, नहीं, अभी काफी नहीं है। यह डेथ गेम सिर्फ एक मौका देता है। बाद में इस फॉरबिडन टेक्निक से अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं पूरी ताकत लगा दूंगी। बोलते हुए उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। कोई मुझे रोक नहीं सकता, भविष्य में ल्योतिंग भी नहीं। एक दिन सबको मेरी तरफ ऊपर देखकर देखना पड़ेगा। जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मरना होगा। उसका ये रूप देखकर जायंट सेंटीपीड भी डर गया। उसने सिर झुका लिया और खौफनाक आवाज निकाली। मुइंग ने कहा, अभी मेरे अधीन आ जाओ। 100 मीटर लंबा सेंटीपीड तुरंत मान गया। सिर झुकाकर अपना माथा मुइंग के हाथ से छुआ और फिर आगे बढ़ गया। मुझे कम से कम 2 और फेरोशियस बीस्ट्स चाहिए। योजना का यह हिस्सा पूरा कर वह एक सी मॉन्स्टर के सिर पर खड़ी हुई और बोली, तुम संभाल सकते हो? फिर खुद से कहा, फिक्र मत करो, मैं नहीं मरूंगी। माथे पर बैंगनी आग जैसे सिंबल के साथ उसने मन में सोचा कि इस बार यह फॉरबिडन कल्टीवेशन टेक्निक उसे गंभीर रूप से घायल कर देगी। यह जिंदगी और मौत का रास्ता है, लेकिन अगर वो जगह मिल गई तो सीधी ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। टियनमिंग, मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। जब हमारी फिर मुलाकात होगी मैं तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज दूंगी। दूर समुद्र की सतह पर एक चट्टान पर 2 आकृतियां उभरी, जिन्होंने तुरंत पर्पल ब्लड सोल सील वाली उस शख्स को देख लिया। चिनफांग और मुइंग सामने प्रकट हुए और मुइंग को झुंझलाहट के साथ डांटते हुए मूचिंग से कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? इतनी खतरनाक सेल्फ हार्मिंग फॉरबिडन कल्टीवेशन टेक्निक तक इस्तेमाल कर रही हो? क्या तुम्हें मरने का शौक है? सच में तुम किसी भी हद तक जाने को तैयार हो? फिर उन्होंने अकड़ के साथ पूछा, तुम कौन हो? अपना नाम बताओ। उनकी घमंड भरी हरकत देखकर मुइंग ने उल्टा सवाल कर दिया, किसी का नाम पूछने से पहले क्या खुद का परिचय देना जरूरी नहीं होता? चिनफांग ने आत्ममुग्ध मुस्कान के साथ अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसका नाम और उपनाम कभी बदला नहीं। मैं ली चिंग छेंग हूं, कंघाई किंगडम के मार्शल फुहाई का बेटा, और मेरे साथ हैं कंघाई किंगडम की 7वीं राजकुमारी हर हाइनेस सू यू। परिचय खत्म करते ही उसने मुइंग से पूछताछ शुरू कर दी।
तुम आखिर कौन हो जो इतनी दिमाग चाट देने वाली फॉरबिडन टेक्निक इस्तेमाल कर रही हो? मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा। इतना कहते ही मुइन भी बोल पड़ी। फॉरबिडन टेक्निक से जीतना चाहती हो? क्या बेवकूफी भरा सपना है? पर्पल ब्लड सोल सील सबसे पहले तुम्हें ही बर्बाद कर देगा। उन्हें देखते हुए मुइंग ने फिर सवाल दागा। तुम एक प्रिंसेस हो और इसका सरनेम ली है। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, है ना? ये अनपेक्षित सवाल सुनकर मुइन थोड़ी घबरा गई और हकलाते हुए बोली, तो अगर करते भी हों तो क्या, तुम्हें क्या? बिना जवाब दिए मुइंग ने अपना चेहरा ढक लिया और धीमे धीमे हंसने लगी। उसकी हंसी और भी खौफनाक होती गई। ये देखकर चिनफांग ने दांत पीसते हुए चिल्लाया, ये औरत पूरी तरह पागल है। मुइंग ने हल्के से बाल पीछे किए, दोनों को देखते हुए ऊंची आवाज में कहा, मैं वो हूं जो प्रिंसेसेस और ली नाम वाले लड़कों को मारने में माहिर है। इतना सुनते ही चिनफंग और मुइन दोनों ने अपने हथियार संभाल लिए और पास पास खड़े हो गए। प्रिंसेस, इसे जिंदा छोड़ना मुसीबत बनेगा, क्या इसे पकड़ लें? इसके पास फायरस बिस्ट जरूर हैं, लेकिन खुद तो पहले ही कमजोर है और नियम तोड़ने वाले को खत्म करने पर इनाम भी मिल सकता है। मुइंग ने हल्का सा सिर झुकाकर ठंडे लहजे में कहा, बहुत अच्छे, मैं तुम दोनों की जान लूंगी, लाइफ बाउंड बीस्ट्स। उसके शब्द खत्म होते ही पहले के चारों मॉन्स्टर्स फिर से प्रकट हो गए, लड़ाई के लिए तैयार। अरीना के ऊपर आसमान में बिजली कड़कने लगी और विनाशकारी ताकत फैल गई। संकन एबिस बीस्ट। अरीना का 17वां दिन था। आसमान साफ था कि अचानक चलते हुए तियनमिंग को बवंडर जैसी तेज हवा ने टक्कर मारी। वह संतुलन बनाए रखने के लिए जूझ गया। इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। सब लोग कहां चले गए? तियनमिंग खोज रहा था और लिंगर लगातार प्रार्थना कर रही थी, बस यही उम्मीद कि चिंगर सुरक्षित हो। उसकी चिंता कम करने के लिए वह हवा में रुका और शांत स्वर में बोला, सब ठीक है। उसे देखकर ही पता चलता है कि उसकी किस्मत और लाइफ फोर्स मजबूत है। उसे कुछ नहीं होगा। कुछ दिनों में हम उसे फिर देखेंगे। तभी तियनमिंग ने सोचा, यह जगह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? पंखों की मदद से वह हवा में ठहरा और नीचे पानी की तरफ देखने लगा। यही वो जगह थी जहां सालों पहले उसने सेक्रेड बैटल सोल बीस्ट हासिल किया था। शक पक्का करने के लिए उसने पंख फैलाए और पानी के ऊपर तेजी से फिसलते हुए पुराने स्थान पर पहुंचा। थोड़ी देर बाद तियनमिंग नीचे उतरा और साफ नीले पानी को देखने लगा। तब मैं यहां पूरी तरह संयोग से आया था और आज लौटना शायद किस्मत है, लेकिन झील अब पहले से ज्यादा गहरी है। तभी लिंगर पीछे प्रकट हुई। उसकी सेंसेस बहुत तेज थीं। ब्रदर, मुझे झील के तल में कुछ महसूस हो रहा है, जैसा उसने कहा। तियनमिंग को भी वही एहसास हो रहा था। स्रोत जानने के लिए वह ऊंचा उछला और सीधे पानी में गोता लगा दिया। वह अच्छी तरह तैरते हुए गहराई में उतरा। जल्दी से बंधी हुई हथेली खोली और एक आंख उभरी, चारों तरफ देखने लगा। तभी झील की तली पर उगता हुआ एक फूल उसकी नजर में आया। स्काई ब्लू पैटर्न्स वाली सोल एसेंस। वह गिलहरी की तरह झपट्टा मारकर डिवाइन सोल एसेंस तोड़ लाया। यह बेहद दुर्लभ सोल एसेंस थी और यिंग हुओ उसके पास आ गया। फिर से अच्छा माल मिला है, कमाल है, चल बांट लेते हैं। तियनमिंग ने भोले भाव से सिर खुजलाते हुए कहा, तुम खा लो, मुझे नहीं चाहिए। यह सुनकर यिंग हुओ बुरी तरह झुंझला गया। कितना बेकार है, एक पौधा तक नहीं खा सकता। इसे कच्चा खाने से तुम्हारी अंदरूनी नसें जल जाएंगी। कंधे उचकाते हुए तियनमिंग ने डिवाइन सोल एसेंस को देखते हुए कहा, वैसे भी हम सिम्बियोटिक कल्टीवेशन शेयर करते हैं, किसने खाया इससे क्या फर्क पड़ता है? उसकी बात सुनकर यिंग हुओ की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। डरपोक, बेकार मुर्गी, क्या तुम आदमी भी हो? उसका रवैया देखकर तियनमिंग भड़क गया और अपना माथा यिंग हुओ के माथे से भिड़ाते हुए बोला, बहुत बोलता है, अभी खाता हूं, चुप रह। कहते ही उसने डिवाइन सोल एसेंस को तोड़ा और 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। एक एक हिस्सा दोनों ने लिया। डरते हुए भी तियनमिंग ने दांत भींचे और टुकड़ा टुकड़ा करके खा लिया। यिंग हुओ ने भी अपना हिस्सा निगल लिया। हां, अब लगा आदमी जैसा आखिरी टुकड़ा खाते ही तियनमिंग का शरीर बुरी तरह प्रतिक्रिया देने लगा और वह पूरी तरह गिर पड़ा। बहुत गर्म है, ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर जल रहा हो। चेहरे पर भयानक दर्द था। इतनी गर्मी की मर ही जाऊं। पास खड़ा यिंग हुओ समझ गया और चिल्लाया, बेवकूफ, जल्दी रिफाइन करके अब्सॉर्ब कर। लिंगर भी आकर बोली, ब्रदर, इसे बर्बाद मत करो, तुम ठीक हो? उनकी हिम्मत से तियनमिंग ने खुद को संभाला और सिर उठाया। लिंगर, मुझे रिफाइन करने में मदद करो, मैं बेहोश होने वाला हूं। धुंधली सी स्थिति बनी। तियनमिंग और लिंगर दोनों पूरी तरह निर्वस्त्र थे। वह पीछे से उसे बाहों में लेकर बोली, ब्रदर, मैं यहीं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। थोड़ी देर बाद तियनमिंग सामान्य हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, धन्यवाद लिंगर। तभी झील के नीचे से कुछ जोर से बाहर निकला।
पानी चारों तरफ उछल पड़ा और स्पिरिट ओरिजिन रियल्म के 5वें स्तर पर ब्रेक थ्रू हुआ। हवा में ऊंचा उड़ते हुए तियनमिंग और यिंगहुओ ही थे। मेरी ताकत अब बहुत बढ़ गई है। भले ही मैं 5वें स्तर पर हूं, लेकिन 9वें स्तर वाले का सामना करने का भरोसा है। और मेरी नजर भी तेज हो गई है, दूर तक देख सकता हूं। चिंगर को ढूंढना अब आसान होगा। दूर पानी की सतह पर एक लंबा ड्रैगन जैसा मॉन्स्टर हिल रहा था। आगे पानी के उस पार लोग लड़ रहे हैं। जिज्ञासा के चलते तियनमिंग और यिंगहुओ तुरंत एक चट्टान के पीछे छिप गए और झांक कर देखने लगे। कमाल है, वो औरत सच में फांग यिन पर सवार है। कितनी खतरनाक लग रही है। आखिर ये कौन है? उसी पल मोलिन सामने आया। उसका पूरा शरीर और चेहरा खून से लथपथ था। मोलिन, तुम आखिर हो कौन? तुम बेगुनाह लोगों को क्यों मार रही हो? उन्होंने साफ साफ सरेंडर कर दिया था, फिर भी तुम उन्हें क्यों खत्म करना चाहती हो? फांग यिन के ऊपर सीधी खड़ी उस लड़की ने खुद का परिचय दिया। ध्यान से सुनो, मैं युआ लिंगजी हूं, लेकिन तुम जानो या ना जानो, उससे क्या फर्क पड़ता है? इतना कहते ही उसने अपनी तेज तलवार उसकी ओर तान दी और ऊपर से गोता लगाते हुए झपट पड़ी। क्योंकि तुम अब मरने वाले हो। हालात की गंभीरता देखते ही तियनमिंग और यिंगहुओ पल भर में हवा में उछल गए। लिंगजी की भयानक ताकत से पानी की सतह उफन पड़ी। तियनमिंग ने अपनी पीठ के पंख फैला दिए और मोलिन के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। लिंगजी के हाथ में पकड़ी तलवार की मूठ हल्की सी गूंज उठी। जब उसने पकड़ और कस ली, एक के साथ एक फ्री। किस्मत आज बहुत अच्छी है। उसकी जीभ तलवार की नोक को हल्के से छू गई। आंखों में पागलपन भरी चमक थी जो रोंगटे खड़े कर दे। अगर तुम दोनों को भी जोड़ दूं तो ये 7वीं जान होगी। इस बीस्ट टेमिंग अरीना में मेरी जीत पक्की है। ये सुनकर तियनमिंग सन्न रह गया। लगातार 5 लोगों को मार चुकी है। क्या उनमें वर्मिलियन बर्ड नेशन का कोई था? मू चिंग चिंग, जियांगचिंग, लुएन। उसने बगल में नजर डाली और पीछे खड़े मोलिन को देखा। समझ गया कि लड़ाई शुरू होते ही उसके लिए यहां रहना बेहद खतरनाक होगा। थोड़ी सोच के बाद उसने कहा, सीनियर ब्रदर मोलिन, आप पहले चले जाइए। मोलिन ने अपनी घायल बांह पकड़ते हुए विरोध किया। नामुमकिन, मैं तुम्हें यहां छोड़कर अकेले भाग नहीं सकता। तभी लिंगर की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, बिग ब्रदर, पहले सीनियर ब्रदर मोलिन को यहां से दूर ले जाओ। तियनमिंग ने तुरंत हामी भरी। ठीक है। उसकी मंशा समझते ही लिंगजी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और उसके हाथ की तलवार धीरे धीरे ऊपर उठी। भागने की सोच रहे हो? लिंगजी झपट्टी। तलवार की नोक हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी और उसकी स्पिरिचुअल पावर समंदर की लहरों की तरह फट पड़ी। सपने में भी नहीं। भयानक ताकत सीधे मोलिन की ओर बढ़ी। वह वहीं जम गया। आंखें फटी रह गईं, शरीर हिल तक नहीं पाया। वार पड़ने ही वाला था कि तियनमिंग उड़कर आया और मोलिन को पकड़कर हमले के रास्ते से बाहर खींच ले गया। जानलेवा वार चूक जाने पर लिंगजी गुस्से से गरजी और फांग यिन को पीछा करने का आदेश दिया। मूसलाधार बारिश में लिंगजी और फांग यिन तियनमिंग के पीछे पीछे लगे रहे। उनकी दबाव भरी आभा से पानी उछल उछलकर सफेद फुहारें बना रहा था। तभी तियनमिंग अचानक रुका। उसकी आंखें फैल गईं क्योंकि उसने टेम्पोरल डोमेन को पहचान लिया। अगले ही पल चौकोर आकार का टेम्पोरल डोमेन प्रकट हुआ और दोनों को खामोश जगह में कैद कर लिया। लिंगजी लड़खड़ा गई और गुस्से से चीख पड़ी। उसकी गति साफ धीमी हो गई। स्पिरिचुअल पावर की एक धार हवा चीरती हुई तियनमिंग के पीछे दौड़ी। वह मोलिन को थामे हुए रोशनी की लकीर की तरह आगे बढ़ा। सीनियर ब्रदर मोलिन, हेवनली पैटर्न बैरियर को तोड़ दो। नहीं पता आगे कहां निकलेगा। अगर कुछ न मिले तो छिप जाना। अपनी जान पहले बचाना। सेक्रेड हेवन पैलेस की चिंता मत करना। मोलिन ने भर्राई आवाज में कहा। जूनियर ब्रदर, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। इतना कहकर वह चमकती रोशनी में बदल गया और आसमान चीरती बिजली की तरह हेवनली पैटर्न बैरियर में समा गया। जमीन जोर से कांपी। धूल धुआं छा गया। जब सब शांत हुआ तो मोलिन गायब था। सिर्फ तियनमिंग जमीन पर बैठा हाँफ रहा था। उसने चेहरा पोंछा और मन ही मन दुआ की। लगता है सीनियर ब्रदर मोलिन कहीं और टेलीपोर्ट हो गए हैं। उम्मीद है वो ठीक होंगे। लिंगर तुरंत प्रकट हुई और चिंता से पूछा, बिग ब्रदर, क्या आप ठीक हैं? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूं। फिर खुद को संभालते हुए बोला, अगर सीनियर ब्रदर मोलिन मेरे साथ न होते तो आज युवा लिंगजी को सबक सिखा देता। लिंगर ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में उदासी और आत्मग्लानि साफ थी। बिग ब्रदर, क्या यह सब चिंगर की वजह से है? उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। वो ठीक होगी, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। तभी माहौल नरम ही हुआ था कि यिंगहुओ अचानक उछल पड़ा और गाल फुलाकर बोला, दोनों लड़कियां हैं, फिर भी लिंगर ही सबसे प्यारी है। यिंगहुओ को देखते ही तियनमिंग ने गुस्से से उसका गाल पकड़ लिया। तू कंपेनियन स्पेस में छिप गया और सब कुछ मुझे अकेले संभालने दिया? यिंगहुओ ने बेपरवाही से कहा,
अगर अंदर न जाता तो उड़ ही जाता। तभी टियनमिंग ने अचानक ऊपर देखा। एक पल को उसकी आंखें जम गईं और फिर हैरानी से फैल गईं। सामने नीले रंग का डोम जैसा हेवनली पैटर्न बैरियर था, जो हल्की चमक के साथ पूरे इलाके को ढके हुए था। वह कुछ पल सन्न खड़ा रहा और फिर समझ गया, ये हेवनली पैटर्न बैरियर तो आधा गोला है। अगर इसका सबसे ऊंचा बिंदु जमीन से जुड़ता है तो वही इसका बिल्कुल केंद्र होगा। बोलते बोलते वह नतीजे पर पहुंचा, तो क्या वही आखिरी जगह होगी? ये सुनकर यिंगहो की आंखें चमक उठीं और उसने सिर हिला दिया। बिल्कुल सही। शब्द निकलते ही टियनमिंग ने लिंगर का हाथ पकड़ा और उत्साह से उसे खींचते हुए बोला, चलो लिंगर, अगर किसी से मुलाकात ना हो तो वहीं जाकर इंतजार करेंगे। दृश्य बदलता है संकन एबिस बीस्ट अरीना में। दिन 19। ऊपर आसमान काले डरावने बादलों से ढका था। रोशनी पूरी तरह छिप चुकी थी। एक मजबूत कदम जमीन पर पड़ा और एक लंबी तीखी परछाई बनी, जैसे जगह में ही उकेर दी गई हो। टियनमिंग ऊंचाई पर खड़ा नीचे देख रहा था। तो यही 10,000 आइलैंड्स लेक के हेवनली पैटर्न बैरियर का केंद्र है। सामने फैले सन्नाटे को देखते हुए उसने सोचा, पता नहीं कोई और यहां तक पहुंचा भी है या नहीं। तभी उस खामोशी में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, टियनमिंग। मोलिन सामने था, चेहरे पर चमकती मुस्कान, खुशी से हाथ हिलाते हुए। सीनियर ब्रदर मोलिन। टियनमिंग ने मुड़कर देखा तो शिंके और शेनहाओ को भी देखकर थोड़ा चौंक गया। ये दोनों भी यहां हैं। दोनों ने तुरंत नजरें फेर लीं और उसे अनदेखा कर दिया। मोलिन उलझ गया, इन्हें क्या हुआ? अभी तो ठीक ठाक बात कर रहे थे। फिर उसने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, शायद कब्ज है। तभी टियनमिंग अचानक मोलिन की तरफ मुड़ा और पूछा, सीनियर ब्रदर, क्या आपने प्रिंसेस चिंग को देखा है? उसने जवाब दिया, मैंने नहीं देखा। मनचाहा उत्तर न मिलने पर टियनमिंग ने जमीन पर बैठे दोनों लोगों की तरफ देखा और पूछा, तुम दोनों ने? उन दोनों ने भी सिर हिलाकर मना कर दिया कि उन्होंने उसे नहीं देखा। टियनमिंग तुरंत मुड़ा और तेजी से वहां से निकल पड़ा, लेकिन जाते जाते उसने मोलिन को याद दिलाना नहीं भूला, सब लोग घायल हैं, इधर उधर मत भटकना। टियनमिंग की पीठ पर पंख फैल गए और वह उड़ता हुआ दूर चला गया। मैं प्रिंसेस चिंग को ढूंढने जा रहा हूं, पीछे मोलिन जमीन पर खड़ा चिल्लाया। टियनमिंग, सावधान रहना। उसके जाते ही इलाका फिर से सन्नाटे में डूब गया। ठंडी गुफा में सिर्फ हड्डियों जैसी डरावनी आभा बची रह गई। बाहर आसमान में काले बादलों की परतें उथल पुथल मचा रही थीं। रोशनी निगलती हुई पूरे विशाल आकाश को ढक चुकी थीं। उड़ते हुए टियनमिंग मन ही मन सोच रहा था कि खतरे की वजह से चिंगर शायद इस 10,000 आइलैंड्स लेक की किसी गुफा में छिपी हो सकती है। तभी वह अचानक रुक गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। टियनमिंग ने तुरंत यिंगहुओ का मुंह ढक लिया और उसे खींचकर एक बड़ी चट्टान के पीछे छुपा लिया। वो वहीं थी। तेज बारिश के बीच लिंगजी शांति से खड़ी थी। उसका हाथ मूनलिंग सोर्ड की मूठ को कसकर पकड़े हुए था। मिरियाड आइलैंड लेक के किनारे शांत तट पर नीला साफ पानी आसमान को प्रतिबिंबित कर रहा था। चट्टान के पीछे से टियनमिंग ने सावधानी से झांक कर देखा। लिंग जी, ये क्या कर रही है? फांगिन की पीठ पर सीधी खड़ी लिंग जी की नजर ठंडी और घमंडी थी। कोई जिंदा बचा है क्या? अगर है तो बाहर निकलो और मर जाओ। सेलेस्टियल बैरियर अब पूरी तरह सिमटने वाली है। मुझे पता है तुम सब आसपास ही छिपे हो। वह गुस्से से दहाड़ पड़ी। मेरे हाथों 6 लोग मर चुके हैं और बाकी तुम लोग एक दूसरे को मार रहे हो। ज्यादा कोई बचा भी नहीं होगा। कोई जवाब न मिलने पर लिंग जी ने ठंडी हंसी हंसी, जैसे उसे पहले से ही यही उम्मीद थी। कोई ढंग का नहीं निकला। कितने दयनीय हो, कितने हास्यास्पद। इतनी घमंड भरी बातों पर टियनमिंग ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन चुप रहा। मन में सोचा, ये औरत सच में बहुत घमंडी है। लिंग जी पीछे झुककर फांगिन के सिर पर बैठ गई। अगर बाहर नहीं आओगे तो मैं यहीं इंतजार करूंगी। उसकी आंखों में अचानक ठंडी, निर्दयी और घमंडी चमक आ गई। ये सेलेस्टियल बैरियर का केंद्र है। देर सबेर तुम्हें सामने आना ही पड़ेगा। जैसे ही बैरियर पूरी तरह सिमटेगा, वही तुम्हारी मौत का दिन होगा। जगह में हल्का सा कंपन हुआ और गोलाकार सेलेस्टियल बैरियर धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। उसकी रोशनी भी मंद पड़ती गई। उसी दौरान मोलिन और उसका समूह गुफा से बाहर निकला और भारी बारिश में चुपचाप आगे बढ़ने लगा। किसी ने पूछा, मोलिन, क्या संकन एबिस बीस्ट अरीना का नियम सच में यही है कि बाकी सबको मारना होगा? उसने थोड़ी देर सोचा और बोला, मुझे नहीं पता, बस कम प्रोफाइल रखो और अरीना के खत्म होने का इंतजार करो। जादुई प्रतीकों के घेरे में अचानक एक लाल चमक, कौंधी और मोहक रोशनी फैल गई। चिंगचिंग की आंखें लाल थीं। वह थकी हुई खुद को कसकर पकड़े हुए थी। ये औरत वो नहीं है जिसका मैं इंतजार कर रही हूं। ली को मारे बिना मैं इस पर हाथ नहीं उठा सकती। टियनमिंग,
चट्टान के पीछे छिपे टियनमिंग ने दूर पानी की सतह से फूटती तेज रोशनी देखी, जिसने उदास माहौल को रोशन कर दिया। वह सन्न रह गया, आंखें फटी की फटी रह गईं, यकीन नहीं कर पा रहा था। ये क्या है? बड़े बड़े पत्थर किसी अदृश्य ताकत से खींचते हुए उस विशाल रोशनी की किरण में मिलते चले गए जो आसमान में फूट पड़ी थी। उस चकाचौंध भरी रोशनी के भीतर से अनगिनत डिवाइन ड्रैगन्स दहाड़ते हुए बाहर निकले, जैसे आसमान को चीर रहे हों। हर विशाल ड्रैगन ने पंख फैलाए और हवा में उसका शरीर सुनहरी चमक बिखेर रहा था। तभी लिंगर अचानक तियानमी के पीछे प्रकट हुई। ब्रोदर, ये डिवाइन ओरिजिन फेनोमेनन जैसा लग रहा है। 9 ड्रैगन सोअरिंग टू द हेवेंस। तियानमी ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? उसने धीरे से समझाया। कहानी के अनुसार डिवाइन ओरिजिन्स 4 तरह के होते हैं: हीवेन, अर्थ, प्रोफेंड और येलो। प्रोफेंड ग्रेड से ऊपर आते ही एक फेनोमेनन साथ में प्रकट होता है। कहा जाता है कि जब प्रोफाउंड ग्रेट सी ड्रैगन हेवनली पिलर डिवाइन ओरिजिन प्रकट होता है तो 9 ड्रैगन्स सोरिंग टू द हेवंस दिखाई देता है। यह सुनकर टियनमिंग ने हैरानी से इशारा किया, मतलब वहां प्रोफाउंड ग्रेट डिवाइन ओरिजिन प्रकट हुआ है। उसने सिर हिलाया, हां, मैंने किताबों में पढ़ा है। टियनमिंग की आंखें चमक उठीं, लालच साफ दिख रहा था। एक प्रोफाउंड डिवाइन ओरिजिन? यह तो पूरे वर्मिलियन बर्ड किंगडम पर राज करने जैसी चीज है। उसके दिमाग में तुरंत हिसाब चलने लगा। एक सिंगल प्रोफाउंड ग्रेड डिवाइन ओरिजिन की कीमत 3 पूरे शहरों के बराबर, शायद उससे भी ज्यादा। कहा जाए तो इसका मूल्य सेक्रेड बीस्ट बैटल सोल से भी ऊपर है। वह अचानक रुक गया। रुको, ठीक इसी समय प्रोफाउंड ग्रेट डिवाइन ओरिजिन का प्रकट होना। क्या संकन एबिस बीस्ट अरीना का असली नियम यही है कि डिवाइन ओरिजिन हासिल करना? उसी पल लिंगजी की चालाक हंसी ठंडी जगह में गूंज उठी। उसका हाथ आगे बढ़ा और उसने हवा में चमकते मिस्टिक ग्रेड गॉड सोर्स को पकड़ लिया। उसकी तेज रोशनी ने पूरे आसपास को जगमगा दिया। अगर तुम सामने नहीं आए तो यह मिस्टिक ग्रेड गॉड सोर्स मेरा होगा। तभी टियनमिंग सब समझ गया। यही अबिस बीस्ट अरीना का असली नियम था। हत्या सिर्फ अफवाह थी। पहला स्थान पाने का असली तरीका मिस्टिक ग्रेड गॉड सोर्स हासिल करना था। उसने आंखें संकड़ी कर लीं, नजर तलवार जैसी तेज हो गई। चाहे किसी की प्रतिभा कम हो, अगर मिस्टिक ग्रेड गॉड सोर्स मिल जाए तो इवॉल्व होने के बाद उसकी प्रतिभा भी पर्याप्त हो जाती है। मूसलाधार बारिश के बीच लिंगजी फांग यिन के सिर पर शान से खड़ी थी। बिजली उसके चारों ओर लिपटी हुई थी। सी ड्रैगन स्काई पिलर मिस्टिक ग्रेड गॉड सोर्स मेरे हाथ में है। एबिस बीस्ट अरीना अभी खत्म नहीं हुआ। कोई और मरने आना चाहता है? उसकी आंखों में क्रूर चमक थी। जीभ हल्के से होठों पर फिर गई। मैं 6 लोगों को पहले ही मार चुकी हूं। 10 का पूरा आंकड़ा बनाना चाहती हूं। तभी ऊपर से 2 आकृतियां तेजी से नीचे उतरी और लिंगजी के सामने जोर से उतरी। एक जनरल घमंड से खड़ा हुआ। गॉड सोर्स हमें सौंप दो, उसके साथ खड़े बूढ़े ने चेतावनी दी। नहीं तो हमारी अजवर्सी नेशन दया नहीं दिखाएगी। आसपास छिपे लोग बेबस महसूस करने लगे। गॉड सोर्स का लालच वाकई बहुत बड़ा था। कोई पहले ही फंस चुका था। शिकार सामने आते ही लिंगजी के होठों पर खतरनाक मुस्कान फैल गई। बहुत बातें हो गईं, आओ और मरो। जनरल डिवाइन शार्क की पीठ पर खड़ा होकर चिल्लाया, शार्क, इसे चीर डाल। उफनते पानी के नीचे बूढ़ा एक विशाल सी बीस्ट पर सवार होकर भयानक लहरों के साथ लिंगजी की तरफ दौड़ा। सी बीस्ट, जाओ। उसी पल फेंक यिन ने सिर उठाया और लिंगजी बिजली की तरह आगे झपट पड़ी। लो की आकृति बिजली की तरह लपकी, शांत पानी की सतह के ऊपर से फिसलती हुई हाथ में पकड़ी तलवार चमक उठी और वह सीधा उन दोनों दुश्मनों की तरफ टूट पड़ी। लगातार वारों की बारिश हुई। धातु के टकराने की तीखी आवाज हवा में गूंज उठी और झटकों की गड़गड़ाहट मानो गरजते बादलों जैसी थी। पलक झपकते ही दोनों शिकार टुकड़ों में कट गए। चीख तक नहीं निकाल पाए। 2 छोटे मोटे कीड़े। यही सही मौका देखकर तियनमिंग और निहुआ शांति से सामने आ गए। ए नई लिनको, तुम पागल औरत, किसी को तो आकर तुम्हें सजा देनी ही थी। आज ये महान व्यक्ति तुम्हें सबक सिखाएगा। मैं तो ड्रैगन पर सवार होकर आसमान तक जाना चाहता हूं। उसने तलवार दोनों हाथों से पकड़ी और संयमित अंदाज में आगे बढ़ा। फिर तुम? आखिर हो कौन तुम? उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे। चमकती लेकिन उकसाने वाली मुस्कान के साथ उसने एक एक शब्द जोर देकर कहा, मानो उसे लो के दिमाग में गाड़ रहा हो। मैंने ना अपना नाम बदला है ना सरनेम। मेरा नाम बी है। यह सुनते ही उसने ठहाका लगाया। कितना अजीब नाम है, लेकिन आज से यह एक मरे हुए आदमी का नाम होगा। मौका देखते ही तियनमिंग और निहुआ ने जानबूझकर उसे और भड़काया। तुम्हारा नाम? बेहतर होगा अपने बाप का नाम याद रखो।
इतनी बेइज्जती सहते ही लो की आंखें गुस्से से फैल गईं। उसकी हत्या की नीयत भड़क उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तियनमिंग के चेहरे पर आत्मविश्वासी मुस्कान थी। उससे निकलता दबाव पूरे इलाके में फैल गया। अच्छी लड़की, गॉड सोर्स अब मेरा है। उसकी आंखों में आग भड़क उठी। लो घूरती हुई दहाड़ी, जिससे आसपास की हवा तक कांप उठी। बेकार, डीन। कौन मुझे चिढ़ाने की हिम्मत करता है? तुम मौत मांग रहे हो। फांग यिन के मुंह से कान फाड़ देने वाली गर्जना निकली। जबरदस्त ऊर्जा फूट पड़ी। जमीन हिल उठी। घूमती हुई स्पिरिचुअल एनर्जी एक बिंदु पर सिमटकर पूरी ताकत से तियनमिंग की तरफ दागी गई। उसी पल आसमान और धरती को ढकती हुई बर्फ की विशाल दीवार खड़ी हो गई, जिस पर नुकीले कांटे थे और हड्डियां जमा देने वाली ठंड फैल रही थी। तियनमिंग ने बिजली जैसी प्रतिक्रिया दी। उसकी आकृति धुंधली हुई और वह बगल की तरफ फिसल गया। उस जमी हुई तबाही से बाल बाल बच गया जो उसे चीर सकती थी। ठंडी हवा का झोंका गुजरा और लिन को उसके सामने प्रकट हो गई। इतनी सी काबिलियत से मेरा माल चुराने चले हो? उसने तलवार पूरी ताकत से तियनमिंग पर चलाई और उसने तुरंत स्पिरिचुअल एनर्जी घुमाकर उस जानलेवा वार से बचाव किया। इसके बाद लो ने आंखें संकरी की, होठों के कोने हल्के से मुड़े, जैसे चुनौती दे रही हो। क्या झेल भी पाओगे? तियनमिंग के चेहरे पर गहरी हत्या की नीयत थी, आंखें बर्फ जैसी ठंडी। ये शुरू से तुम्हारा था ही नहीं, तो क्या अब तुम तय करोगी कि पहले कौन? वह बर्फीली धुंध के बीच खड़ी थी, हाथों में दो चमकती तलवारें। मुझसे मुकाबला नहीं कर पाते तो चालें चलकर हमला करते हो। मैं यहां खुलेआम खड़ी हूं, मुझे बदनाम करने के लिए नहीं। लिनको के होठों पर शैतानी मुस्कान फैल गई, आंखों में पागलपन चमक उठा। अगर हिम्मत है तो मुझे हराकर दिखाओ। फर्स्ट प्लेस भी तुम्हारा और मिस्टिक ग्रेट गॉड सोर्स भी। उसके ये शब्द सुनते ही तियनमिंग की गहरी आंखों में खौफनाक चमक आई और उसके होठों पर ठंडी मुस्कान उभर आई। ये तुमने खुद कहा। उसने जरा भी देर नहीं की और तुरंत स्पिरिचुअल एनर्जी जमा करते हुए अपनी तकनीक छोड़ दी, रेजिंग विंड, ड्रैगन फिस्ट, जो सब कुछ निगल लेने को तैयार थी। तियनमिंग ने पल भर में प्रतिक्रिया दी, स्पिरिचुअल एनर्जी घुमाई और हवा में उछलकर हमले से बाल बाल बच गया। संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि लिंग जी अचानक सामने आ गई। उसने पूरी ताकत से तलवार चलाई और खुशी से हंस पड़ी। चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। ब्लेड हवा को चीरता हुआ नीचे गिरा। मर जाओ। लेकिन तभी लिंग जी अचानक जम गई। आंखें हैरानी से फैल गईं। वार साफ लगा था, फिर भी कुछ गलत था। तियनमिंग बिल्कुल सुरक्षित था। उसकी आंखें अचानक लाल हो उठीं। भयानक हत्या की नीयत फूट पड़ी और उसका बायां हाथ पल भर में लोहे के कवच में बदल गया। दूर से देखकर यीहुओ का जबड़ा हैरानी से खुला रह गया। उसी पल भड़कती आग का एक गोला सीधे उसकी तरफ दागा गया। लाल लपटें बवंडर बनकर उफन पड़ी। लिंग जी घबरा गई। संभलने से पहले ही आग उस तक पहुंच चुकी थी और उसे उछालकर दूर फेंक दिया। दर्द से उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने दांत भींच लिए। उसकी नफरत इतनी तीव्र थी मानो तियनमिंग और यीहुओ दोनों को चीर डालना चाहती हो, लेकिन गुस्सा थमने से पहले ही उसके भीतर एक अजीब बेचैनी दौड़ गई और वह ठिठक गई। लिंग जी ने सदमे में देखा कि तियनमिंग और यीहुओ खौफनाक रफ्तार से सीधे फेंग यिन की तरफ बढ़ रहे थे। उसे अचानक एहसास हुआ, क्या इनका निशाना फेंग यिन है? लिंग जी को प्रतिक्रिया का मौका भी नहीं मिला था कि भट्ठी में ढली हुई लाल गरम लोहे की जंजीरें अचानक बाहर निकलीं, बुरी तरह लहराती हुई और झुलसा देने वाली गर्मी फैलाती हुई। फेंग यिन दर्द से दिल दहला देने वाली चीख निकाली। जलती हुई जंजीरें उसके शरीर के चारों तरफ कस गईं। तेज गर्मी से उसका मांस जलने लगा। लिंग जी घबराकर चीखी। उसकी आंखें अपने सिम्बियोटिक बीस्ट फेंग यिन पर जमी रहीं जो तड़प रहा था। तियनमिंग के भीतर शक्ति उफन पड़ी, ज्वालामुखी की तरह उबलती हुई। उसका पूरा शरीर गहरी लाल स्पिरिचुअल एनर्जी से जल उठा। अगले ही पल फेंग यिन ने आखिरी दर्दनाक गर्जना की और उसका पूरा शरीर जमीन पर ढह गया। लिंग जी की भयभीत नजरों के सामने उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। वह हिल भी नहीं पाई, बस धुएं और धूल के बीच उसे गिरते हुए देखती रह गई। घने धुएं के बीच से तियनमिंग धीरे धीरे लिंग जी की तरफ बढ़ा। उसकी आवाज ठंडी और साफ गूंजी, लिंग जी, क्या तुम समर्पण करती हो? लिंग जी दांत पीसते हुए चिल्लाई, आंखें खून से लाल, पूरा शरीर कांप रहा था। तुम नीच और बेशर्म हो। तुम्हें बस मेरे डेमी बीस्ट पर झुंड बनाकर हमला करना आता है और अब भी 2 बनाम 1 लड़ना चाहते हो। ऐसे जीतकर भी क्या हासिल होगा? उसकी आंखों में पागलपन फूट पड़ा। पूरी तरह होश खोते हुए वह तियनमिंग पर टूट पड़ी। मैं कभी नहीं मानूंगी कि तुमने मुझे हराया। तियनमिंग बिल्कुल शांत रहा, सीधी नजर से देखते हुए बोला, ठीक है, फिर एक एक करके।
उसकी आंखें लिंग जी पर टिकी थीं। उसके चेहरे पर टूटन और गहरे डर को साफ देख रही थीं। लिंग जी मानो हवा में जम गई, शरीर अकड़ा हुआ, विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसके सामने क्या हो रहा है। क्या? उसी पल अनगिनत लोहे की जंजीरें सांपों की तरह रेंगती हुई नीचे से ऊपर चढ़ आईं, पैरों से लेकर कंधों तक लिपटती हुई कसती चली गईं। धातु के टकराने की कठोर आवाज गूंजी। जंजीरों ने उसे जकड़कर हवा में उठा लिया। सोल रिप्लेसिंग 7 किल्स। आसमान में गरजती बिजली ने अंतरिक्ष को चीर दिया। उसकी दर्द भरी चीखें गड़गड़ाहट में घुल गईं। कुछ ही देर बाद लिंग जी जोर से जमीन पर आ गिरी। मुंह से खून निकल आया। दर्द से हांफती रही। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए उसने ऊपर की तरफ थकी, बेबस, लेकिन अब भी आग उगलती नजर से देखा। लिंगजी की आंखों के सामने टियन मिंग और यीहुओ खड़े थे। दोनों के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। टियन मिंग ने मन ही मन कहा कि मिस्टिक रैंक डिवाइन सोर्स अब मेरा है। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। धूल धीरे धीरे बैठ रही थी और अंधेरा उदास आसमान अभी अभी हुई भयानक टक्कर का गवाह था। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह एक हेमिस्फीयर यानी आधे गोल आकार में बनी हो। तभी फेलिंग गुस्से में चिल्लाया, ब्रदर, क्या छू रहे हो? अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। वह तुरंत माफी मांगते हुए बोला, गुस्सा मत हो लिंगर, मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया। तियन मिंग पानी के विशाल फैलाव के बीच एक बड़ी चट्टान पर बैठ गया। काले बादलों से छनकर आती रोशनी पानी की सतह पर चमक रही थी। उसके हाथ में मिस्टिक रैंक डिवाइन सोर्स था जो रहस्यमयी आभा फैला रहा था। तियन मिंग उसे गहराई से घूर रहा था। अब जब मिस्टिक रैंक डिवाइन सोर्स मेरे हाथ में है तो यूइंग जी और क्या कर सकती है? यीहुओ ने सिर तिरछा किया। उसकी आंखों में जिज्ञासा भरी थी। तुमने उस पागल औरत को मारने के बजाय जाने क्यों दिया? तियन मिंग ने हाथ में पकड़े मिस्टिक रैंक डिवाइन सोर्स की ओर देखा। एक पल सोचा। उसकी आवाज शांत लेकिन गहरी थी। मुझे सिर्फ फर्स्ट प्लेस और मिस्टिक रैंक डिवाइन सोर्स चाहिए था। किसी को मारने की जरूरत नहीं थी और नोजियट लिन को अंदर ही अंदर ट्रांसफर किया गया है। मुझे डर है कि इसका संबंध सेक्रेड हेवन पैलेस से है। आखिर संकन एबिस बीस्ट अरीना में हुआ क्या था? उसने आसमान की ओर देखा। घने काले बादलों के बीच गरजती बिजली हर तरफ गूंज रही थी और उसकी चमक नीचे पानी पर गिर रही थी। आधे दिन में पता लगा लूंगा। तियन मिंग ने गहरी सांस ली और धीरे से खड़ा हो गया। उसके पैरों के नीचे पानी उछलकर ऊपर आया और लहरों के बीच चमकती रोशनी की लकीरें बन गईं। उसने सिर पीछे झटका और इतनी जोर से चिल्लाया कि हवा तक कांप उठी। क्वांगथन लोन, क्या तुम वहां हो? आओ और मुझे ले जाओ। लेकिन कोई आवाज वापस नहीं आई। चारों ओर ऐसी खामोशी छा गई जैसे सब कुछ थम गया हो। बस लहरों की थपकी और हवा की सरसराहट रह गई। तभी दूर से एक अजीब सी आवाज गूंजी। यिंगहुओ तुरंत सन्न रह गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। तियन मिंग भी जम सा गया। उसकी आंखों में गहरा अविश्वास चमका जब उसने दूर से गूंजती वही जानी पहचानी आवाज सुनी, कुआंगथान लोन। उसके अंदर डर की एक लहर दौड़ गई और वह और यिंगहुओ एक साथ मुड़कर आवाज की दिशा में देखने लगे। दूर एक पत्थर के मंच पर एक औरत की आकृति दिखाई दी। उसकी नजरें सीधे उन दोनों पर टिकी थीं। मकटीन पत्थर पर पैर मोड़कर शांत बैठी थी। उसका अंदाज आरामदेह था, लेकिन उसके अंदर एक खामोश और अनिश्चित ताकत साफ महसूस हो रही थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम उसे दोबारा नहीं देखोगे। वह मर चुकी है और मैंने ही उसे मारा है। लहराता पानी उदास आसमान को दिखा रहा था, जिसमें बिजली रात के अंधेरे को चीरती दरारों की तरह चमक रही थी। इस सूने माहौल में मैक्टिन पत्थर के मंच पर खड़ी थी। उसकी आंखें ठंडी और घमंडी थीं। तियन मिंग, सुना तुमने? वह मर चुकी है और मैंने ही उसे मारा है। जैसे लैम ट्विन ने किमवू को मारा था वैसे ही। यह सुनते ही फीन तुरंत प्रकट हुई और चेतावनी देते हुए चिल्लाई। तियन मिंग चिंता से भरा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की और उसे समझाया, लिनी, अभी परेशान मत हो। जो वह कह रही है वह सच भी न हो सकता है। फिर भी मैक्टिन की बातें उसके अंदर बेकाबू गुस्सा भर रही थीं। उसकी नजर तलवार की धार की तरह तेज हो गई। मॉकटीन। तियन मिंग ने अपने पंख फैला दिए और उनमें से भयंकर आग भड़क उठी, जैसे उसका गुस्सा ही रूप ले चुका हो। मैं इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। तियन मिंग ने सीधे मैक्टिन की ओर देखा। उसकी आंखें नफरत से जल रही थीं। उसकी आवाज मौत के फरमान की तरह गूंज रही थी। मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। तियन मिंग के गुस्से से बिल्कुल बेपरवाह मैक्टिन ने उसे ठंडे भाव से देखा और कहा, तियन मिंग, सी ड्रैगन हेवनली पिलर तुम्हारे लिए नहीं बना है। वह मेरा है और मेरी ही किस्मत में लिखा है। फीन ने तुरंत घबराकर चेतावनी दी, ब्रदर, वह फॉरबिडन टेक्निक पर्पल ब्लड सोल सील इस्तेमाल कर रही है। तियन मिंग मॉक्टिन को बहुत अच्छी तरह जानता था। यह बिल्कुल उसी का तरीका था।
क्योंकि अपने लक्ष्य के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी। उसके चारों ओर हत्या का इरादा भड़क उठा और उसकी बर्फ जैसी नजरों ने माहौल को घुटन भरा और डरावना बना दिया। तियनमिंग, तुम हमेशा मेरे रास्ते में आते हो। यह कहते ही मैक्टिन की आंखें फैल गईं और खून जैसी लाल हो गईं। उनके भीतर पागलपन की चमक उभर आई। तुम्हें मरना ही होगा। उसने सहजता से अपनी स्पिरिट एनर्जी प्रवाहित की और पलक झपकते ही उसके पीछे एक विशाल झरना गरजते हुए नीचे गिर पड़ा। तुरंत उसके बाद 5 विशाल सेमी सेंटिएंट बीस्ट्स प्रकट हो गए। उनकी दहाड़ से आसमान तक हिल उठा। यिंग हुओ ने सामने का दृश्य देखा, लेकिन वह उन विशाल बीस्ट्स की ताकत से जरा भी नहीं डरी। 5 सेमी सेंटिएंट बीस्ट्स, यह औरत सच में बेरहम है। तियनमिंग को जरा भी डर नहीं लगा। वह हालात को ध्यान से देख रहा था। क्वांगथान लोन का सेमी सेंटिएंट बीस्ट उनमें नहीं था। अगर उसने सच में क्वांगथान लोन को मारा होता तो वह उसका सेमी सेंटिएंट बीस्ट जरूर ले लेती। तियनमिंग ने अचानक अपना हाथ अपने सीने पर रखा और अंदर से आ रही तेज धड़कन को महसूस किया। इस अहम पल में स्पेशल बीस्ट का अंडा लगातार धड़क रहा था। उसके भीतर का खोल टूटना शुरू हो चुका था और अंदर से निकलती रोशनी पूरे स्थान में बैंगनी चमक भर रही थी, जैसे किसी बेहद शक्तिशाली अस्तित्व के जन्म की तैयारी हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह निकलना चाहता हो, लेकिन झिझक रहा हो, बाहर आने से मना कर रहा हो और बस लगातार धड़क रहा हो। तियनमिंग का हाथ अब भी उस अंडे की बेतहाशा धड़कन महसूस कर सकता था। यिंग हुओ ने थक कर आह भरी। अब तक तो यह निकल जाना चाहिए था। मुझे लगता है यह बस डरपोक है और लड़ना नहीं चाहता। इसे छोड़ो और जल्दी से इसे खत्म करते हैं। मैक्टीन ने अपने 5 खूंखार सेमी सेंटिएंट बीस्ट्स को हमला करने का आदेश दिया और वे सीधे तियनमिंग की ओर टूट पड़े। तियनमिंग, मुझे सच में तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। उसके होंठों पर खतरनाक और जहरीली मुस्कान फैल गई। धन्यवाद कि तुमने मुझे इतने बार अपने पैरों तले तुम्हें कुचलने दिया और मुझे सेक्रेड हेवन पैलेस तक पहुंचने दिया। मैक्टिन की आंखें फैल गईं। उनमें क्रूर खुशी भरी थी और उसका उत्साह उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। तुम्हारे मरने के बाद भी मैं तुम्हें याद रखूंगी। तुम हमेशा मेरी जिंदगी के सबसे अहम इंसान रहोगे, उससे भी ज्यादा। यह सुनकर फीन खुद को रोक नहीं पाई। उसके रवैये से गुस्से में उसकी आंखें ठंडी और तेज हो गईं। ब्रदर, पहली बार मुझे किसी ने इतना भड़काया है कि मैं सच में किसी को मारना चाहती हूं। मुझे तुम्हारी मदद करने दो उसे मारने में। उसके पंखों में ताकत विस्फोट की तरह फूट पड़ी। वे काफी बड़े हो गए और उन पर चमकता हुआ ओशन ब्लू रंग छा गया। उनकी रोशनी पूरे स्थान में फैल गई। यह स्पिरिट टैलिस्मन का असर है। लगता है यह अपने मैक्स लेवल से भी आगे निकल गया है। यहां तक कि पंखों का रूप भी बदल गया है। फीन की आवाज पूरे स्थान में गूंज उठी। ब्रदर, स्पिरिट टैलिस्मन का इफेक्ट अब 15% पर है। यह सुनते ही तियनमिंग की आंखों में गुस्सा और दृढ़ निश्चय एक साथ जल उठे, जैसे उसके रास्ते में आने वाली हर रुकावट को जलाकर राख कर देंगे। लिनी, धन्यवाद। अब तुम देखो मैं और फायरफ्लाई कैसे इसे खत्म करते हैं। इतना कहकर वह बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसका शरीर रोशनी के तीर जैसा था जो पीछे चमकती लकीर छोड़ रहा था। तियनमिंग ने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और भयानक रफ्तार से आगे बढ़ा, जैसे रोशनी का तूफान सामने की जगह को चीरता हुआ जा रहा हो। वह सीधे पहले सेमी सेंटिएंट बीस्ट की ओर झपटा और एक ही जोरदार मुक्के में उसे गिरा दिया। पहला गिरते ही उसने तुरंत दिशा बदली और दूसरे की ओर टूट पड़ा। उसका मुक्का उसके शरीर को चकनाचूर कर गया और पानी की सतह पर बड़ी बड़ी लहरें उठ गईं। दूसरा भी खत्म। बस कुछ ही पलों में तियनमिंग 3 बीस्ट्स गिरा चुका था। तीसरा गिरते देख मैक्टिन स्तब्ध रह गई। उसे उसकी ताकत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। यह कैसे हो सकता है? तियनमिंग फिर से आगे बढ़ा। उसकी भयानक शक्ति से उसके पैरों के नीचे का पानी उफान मारने लगा। चौथा भी गिर गया। तियनमिंग की आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसके पंख खून से भीग चुके थे और वह गुस्से में दहाड़ा। मैक्टीन, बस अब मर जाओ। यह सुनते ही उसके होंठों पर पागलपन भरी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में खतरनाक खुशी चमक उठी। तभी एक आर्मर्ड हाथ आगे बढ़ा जो हत्या के इरादे से भरा था। उसकी धातु जैसी चमक और शक्तिशाली आभा ने आसपास भारी दबाव बना दिया। तियनमिंग ने मैक्टिन की गर्दन कसकर पकड़ ली और उनके आसपास की जगह अंधेरी पड़ गई। तुम मरने वाली हो, फिर मुस्कुरा क्यों रही हो? लेकिन वह बिल्कुल नहीं डरी। उसकी आंखों में अजीब सा आनंद चमक रहा था। मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूं क्योंकि चाहे तुम किस्मत बदलने के लिए आसमान से भी लड़ लो, इतने ताकतवर बन जाओ कि मुझे पछतावा होने लगे, अंत में तुम फिर भी मेरे ही हाथों मरोगे। कितने दयनीय हो। यह सुनकर तियनमिंग के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी।
उसने दांत भींचते हुए गुर्रा कर कहा, तुम्हें इतनी हिम्मत कहां से मिलती है? मरने से पहले कोई सुहाना सपना देख रही हो क्या? उदास आसमान के नीचे मैक्टिन बिल्कुल शांत रही। तियनमिंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीत गए हो? तुम भावनाओं को महत्व देते हो और अपने रिश्तों को संजोते हो, और यही वजह है कि तुम्हें मरना होगा। वह पूरी तरह उलझ गया। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? निहोआ ने जल्दी करने को कहा। जल्दी उसे मारो, उससे बात करने में समय मत बर्बाद करो। तभी मैक्टिन के होंठों पर फिर से खतरनाक मुस्कान आई। अगर समझ नहीं आया तो पीछे मुड़कर देख लो। अचानक पानी के नीचे से एक विशाल लंबा सेंटीपीड निकला। उसका शरीर लहराता और लिपटता हुआ डरावना लग रहा था। तियनमिंग धीरे से पीछे मुड़ा और जो देखा उससे उसका दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को हुआ। वह सन्न रह गया। उस विशाल सेंटीपेड ने कुआंगथान लोन को कसकर जकड़ रखा था। वह बेहोश थी और हवा में लटकी हुई थी। उसका शरीर पूरी तरह फंसा हुआ था। फीन तुरंत उसकी ओर भागी। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ दिख रही थी। तियनमिंग खुद भी परेशान था, लेकिन उसने उसे रोकने की कोशिश की। लिनी, शांत हो जाओ, वह झुककर नरम आवाज में बोला। चिंता मत करो, कम से कम वह अभी मरी नहीं है। निहोआ ने भी कहा, अभी भी उसे बचाने का मौका है, हम कोई तरीका निकालेंगे। फीन की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, हां, वह अभी जिंदा है। तियनमिंग के अंदर फिर से आग भड़क उठी। वह पलटकर मैक्टिन की ओर मुड़ा। तुम सच में बेहद नीच हो। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। क्या चाहती हो तुम? वह आगे बढ़ी और शांत स्वर में बोली, दो विकल्प हैं, या तो वह मरेगी या तुम। मैक्टिन ने ठंडी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, जैसे उसे पहले से पता हो कि वह क्या चुनेगा। तुम अपनी भावनाओं की इतनी परवाह करते हो तो खुद ही अपनी जान ले लो। मैं तुम्हें 10 सांसों का समय देती हूं सोचने के लिए। इतना कहकर उसने 10 से उलटी गिनती शुरू कर दी। उसकी आवाज गूंज रही थी। तियनमिंग का दिमाग उलझ गया था। वह तय नहीं कर पा रहा था कौन सा फैसला उसे पछतावा नहीं देगा। फीन दोनों को खोना नहीं चाहती थी। उसका दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो रहा था और उसकी सिसकियां खामोशी में गूंज रही थीं। निहुआ गुस्से में बोली, धत्त तेरे की, यह घटिया औरत। समय बहुत कम बचा था। सेंटीपीड के नुकीले पैर धीरे धीरे क्वांगथन लोन के शरीर के पास आ रहे थे। किसी भी पल उसे कुचल सकते थे। उफनते नीले पानी के ऊपर आसमान में गरज गूंज रही थी और बिजली चमक रही थी। मैक्टिन की गिनती आखिरी सेकंड पर पहुंच गई। 4। तभी उसी निराश पल में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तियनमिंग चौंक गया। कौन बोल रहा है? आवाज फटते हुए अंडे से आ रही थी। मैं हूं, तुम्हारा लाइफ बाउंड बीस्ट जो जन्म लेने वाला है। अब से मेरे निर्देश मानो, मैं तुम्हें इस संकट से निकाल सकता हूं। हालात बेहद गंभीर थे। तियनमिंग ने तुरंत हामी भरी। ठीक है, मैं तुम्हारी सुनूंगा। उधर मैक्टिन का धैर्य खत्म हो चुका था। उसने घूरते हुए कहा, लगता है तुम खुद फैसला नहीं करोगे, तो बस उसे मरते देखो। डिवाइन एग के भरोसे के साथ तियनमिंग ने बिना झिझक उसे बाहर निकाला और ऊंचा उठाकर कहा, मैक्टिन, देखो यह क्या है। जैसे ही उसने कहा, आसमान से एक जबरदस्त बिजली गिरी। मैक्टिन तुरंत पीछे हटने को मजबूर हो गई। कुछ देर बाद उसने संभलकर अविश्वास से देखा। यह कैसे हो सकता है? यह लड़का सच में। उसके सामने लगातार आसमानी बिजली गिरने लगी, मानो स्वर्ग की बिजली और गड़गड़ाहट उसने बुला ली हो। इतना ही नहीं, वह हेवनली लाइटनिंग मैक्टिन के सिम्बायोटिक बीस्ट पर टूट पड़ी और कुछ ही पलों में उसे टुकड़ों में उड़ा दिया। लेकिन क्वांगथान लोन अभी भी वहीं थी। यह देखकर फीन घबरा गई। तभी निहोआ ने कहा, चिंता मत करो, जल्दी देखो, वह सुरक्षित है। सच में एक स्पिरिचुअल एनर्जी का गोला क्वांगथन लोन को घेरे हुए था और बिजली जैसे उसकी रक्षा कर रही थी। सिम्बियोटिक बीस्ट के नष्ट होते ही मैक्टिन को जोरदार बैकलैश लगा। वह जमीन पर गिरकर दर्द से चीखने लगी। असंभव, क्यों? वह कांपते हुए उठने की कोशिश करने लगी। सिर्फ 3 साल हुए हैं, वह इतना कैसे बदल गया? तभी उसकी नजरों के सामने एक जानी पहचानी जोड़ी जूते आकर रुकी। तियनमिंग घमंड भरी नजरों से उसे देख रहा था। बस इंतजार करो, थोड़ी देर में तुम और मैं थोड़ा मजा करेंगे। मुझे इस कर्ज के बारे में थोड़ा सोचना होगा। तुम्हारे साथ हिसाब ठीक से कैसे बराबर करना है। ऐसा कहते हुए तियनमिंग की आंखों से उफनता हुआ गुस्सा और हत्या का इरादा साफ झलक रहा था। उसने गुर्राकर कहा, तैयार हो जाओ, क्योंकि आज तुम्हारे लिए मर जाना भी एक लक्जरी होगा। फिलहाल मैक्टिन अब कोई परेशानी खड़ी करने की हालत में नहीं थी और फीन ने थॉन को वापस ले लिया था। थॉन लोन अब फीन की बाहों में लेटी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह हल्का सा होश में आ रही हो। यह देखकर फीन ने राहत की सांस ली। बहुत अच्छा,
थॉन सच में अभी जिंदा है। उसी समय पहले वाला एग लगातार बिजली की मार झेल रहा था। प्राइमोर्डियल केओस बीस्ट का दूसरा सिर जन्म लेने वाला था। टियनमिंग दूर से देखता हुआ धीरे से समझा रहा था। इसने कहा था कि यह इसी फिनोमिनन का इस्तेमाल करके जन्म ले सकता है। उसके पास खड़ा निहोआ अपनी हैरानी छिपा नहीं पा रहा था। स्वर्ग और धरती की थंडर और लाइटनिंग एक जगह इकट्ठी हो रही है। मैंने नहीं सोचा था कि यह इस स्तर तक पहुंच सकता है। अचानक आसमान शांत हो गया और बैंगनी भूरे बादल व्यवस्थित तरीके से हटने लगे। टियनमिंग मन ही मन जलन से सोचने लगा, इसमें इतना घमंड करने जैसा क्या है? अगर मेरा जन्म भी किसी स्पिरिचुअल एम्ब्रियो फ्लेम वाली जगह पर हुआ होता तो मेरी एंट्री तुमसे भी ज्यादा ग्रैंड होती। फिर भी वह जोर जोर से उसकी तारीफ करने लगा। यह सच में एक फेरोशियस बीस्ट है। आखिरकार केओस बीस्ट के लायक गुण दिख रहे हैं। कमाल है। ज्यादा इंतजार कराए बिना एक तेज आवाज गूंजी, छोटे प्राइमोर्डियल केओस बीस्ट, तुम्हारा नाम क्या है? छेंटते हुए बादलों के बीच से उसका लाइफ बाउंड बीस्ट सामने आने लगा। मेरा नाम है। और उनके सामने एक लाइफ बाउंड बीस्ट प्रकट हुआ जिसके माथे पर बिजली का निशान था। उसने अपना परिचय दिया, प्राइमोर्डियल केओस थंडर फील्ड। यह देखकर टियनमिंग के दिमाग में हजार सवाल घूमने लगे। वह और निहोआ दोनों हैरान रह गए। फिर टियनमिंग जोर से चिल्लाया, वह फेरोशियस टाइगर बीस्ट कहां है? यह फिर एक फ्लफी चीज निकली। क्या मैं सिर्फ लोगों के मजाक के लिए पैदा हुआ था? अविश्वास में उसने उसे उठाकर गौर से देखा। यह जरूर कोई नकली लाइफ बाउंड बीस्ट है या फिर इसे बड़ा करने का कोई मैकेनिज्म होगा। अब जब सब शांत हो चुका था, फीन धीरे धीरे पास आई। बिग ब्रदर, क्या यह तुम्हारा नया लाइफ बाउंड बीस्ट है? उसे देखते ही उसने उसे कसकर गले लगा लिया और खुशी से बोली, यह कितना क्यूट है, मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे पूरे दिन कडल करना चाहती हूं। निहोआ ने जल्दी से टोका, ठीक है, समय बर्बाद मत करो। जब तक मिरियड लाइटनिंग के अवशेष मौजूद हैं, तुम्हें जल्दी से इसके साथ कल्टीवेट करना चाहिए ताकि तुम्हारा लाइटनिंग एट्रीब्यूट बढ़े। यह सुनकर टियनमिंग को समझ आया, तुम्हारा मतलब है मेरी पावर और बीस्ट एसेंस तुम दोनों के जरिए कल्टीवेट होती है? निहोआ ने शांत स्वर में कहा, और क्या सोचा था? खासकर जब यह जगह लाइटनिंग से भरी हुई है। उसने क्षितिज की ओर देखते हुए कहा,